हेलो एवरीवन। आज डीएनए के सेशन में हम दो आर्टिकल्स करेंगे। पहला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कफाला सिस्टम। अभी हाल ही में न्यूज़ क्या आई है? हाल में न्यूज़ ये आई है कि सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम जो है वो अपने यहाँ बंद कर दिया है। इट हैज नाउ स्टॉप्ड यूजिंग कफाला सिस्टम। ये जो न्यूज़ है वो हम पढ़ रहे हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के हेडिंग के अंडर। तो बेसिकली कफाला सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज कफाला सिस्टम और इसे क्यों बंद किया गया है? ठीक है, तो कफाला सिस्टम बेसिकली है क्या? ये एक प्रकार का स्पॉन्सर सिस्टम है। स्पॉन्सर सिस्टम है जिसके माध्यम से जो माइग्रेंट्स हैं और देशों के वो जाके सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको यूज करके जो इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानीज हैं या और भी देशों के जो लोग हैं उनको एक तरीके से अगर काम करना है सऊदी अरेबिया जाके तो दे यूज दिस सिस्टम कॉल्ड कफाला सिस्टम। सो कफाला सिस्टम इज व्हाट? इट्स अ स्पॉन्सरशिप सिस्टम, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट which which is established between the migrant laborers and the employer। एम्प्लॉयर कौन होगा? जो सऊदी अरेबिया बेस्ड कंपनी होगी, ठीक है, या वहां के इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग आपके स्पॉन्सर्स होते हैं अंडर कफाला सिस्टम। वही जो स्पॉन्सर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कफील भी कहते हैं। इन्हीं को हम कफील भी कहते हैं, ठीक है। तो कफाला सिस्टम के अगेंस्ट, कफाला सिस्टम्स के अगेंस्ट कई जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, एनजीओज हैं, वो इसके अगेंस्ट में थी। उनका ये कहना था कि ये जो कफाला सिस्टम है ये बहुत अमानवीय है, इट्स वेरी इनह्यूमन इन नेचर। और ये क्या करता है? जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है। इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो कफील्स होते हैं कफाला सिस्टम के अंदर वो बेसिकली स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंडिया से किसी ड्राइवर को या किसी लेबर को या किसी कारपेंटर को सऊदी अरेबिया जाके काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कफाला सिस्टम का यूज करेगा। वहां पर उसको एक एम्प्लॉयर चाहिए होगा। एम्प्लॉयर जो होगा वो कफील कहलाएगा, कफील कहलाएगा। और वही वही ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाएगा किसके साथ? किसके साथ? जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेटिव क्यों था? मेजर रीजन ये है क्योंकि इसमें जो कफील हैं उनके पास बहुत ज्यादा, कफील मतलब जो स्पॉन्सर होते थे उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती थी। पावर एज इन पावर ये होती थी कि एक तो ये डिसाइड करते थे कि वो कितने समय तक काम करेंगे, मतलब जो भी माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं कितने समय तक काम करेंगे, प्लस वो जॉब स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यूजुअली जो माइग्रेंट वर्कर्स जाते थे उनको एक ही कफील, एक ही स्पॉन्सर के अंडर काम करना पड़ता था, प्लस उनको वापस अपने देश जाना है तो इसके लिए भी कफील की जो कॉन्सेंट होती थी वो लेना जरूरी हो जाता था। इसीलिए हमने देखा था जो कफील्स थे वो कई बार ये कफाला सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि इसमें होता क्या था कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके पास पावर नहीं रहती थी। मेजर पावर जो रहती थी वो कफील्स के पास रहती थी। मतलब वो उनका स्टे डिसाइड करेंगे, वो उनकी नौकरी छोड़ के, मतलब माइग्रेंट लेबर्स उनकी नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी स्विच करना चाहेंगे, इसमें भी उनकी कॉन्सेंट चाहिए होती थी। उनको छुट्टी चाहिए होगी तो भी क्या चाहिए होगा? जो कफील्स होंगे, ठीक है, उनका उनका एक अप्रूवल चाहिए होता था, उनका एक कंसेंट चाहिए होता था। तो इसकी वजह से ये जो माइग्रेंट लेबर्स थे, और ये माइग्रेंट लेबर्स कौन मोस्टली जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कौन होते थे? वो लोग होते थे जो बहुत मीनियल जॉब पे वहां जाते थे, जैसे कारपेंटर की जॉब करने जा रहे हैं या हाउसमेट्स हैं या सर्वेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मीनियल जॉब से जाते थे। तो ये कई बार ऐसा भी हमको सुनने में आता था कि इनका पासपोर्ट रख लेते थे, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थी तो कफाला सिस्टम के कई भुक्तभोगी, कई विक्टिम्स वो ट्विटर पे या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपनी ग्रीवांसेस रेज करते थे। और इंडियन एम्बेसी जो है सऊदी अरेबिया में या और भी मिडल ईस्टी कंट्रीज हैं जहाँ पे कफाला सिस्टम चलता है, वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ता था इंडियन एम्बेसीज को, जिससे वो जो वर्कर्स हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो कफाला सिस्टम जो है, कफाला सिस्टम मिडल ईस्ट में काफी प्रोमिनेंट है, मिडल ईस्ट में काफी प्रोमिनेंट है। हालांकि अब धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिला है? कई कंट्रीज मॉडर्नाइज होना चाह रही हैं और वो मिडिल एजेस वाले जो माइंडसेट है उससे निकलना चाह रही हैं। तो कई कंट्रीज ने क्या किया है? इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में कफाला सिस्टम जो एक बहुत आर्केइक सिस्टम है, जो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, उसको बंद करना शुरू कर दिया है या डाइल्यूट करना शुरू कर दिया है। तो जैसे
2009 में बहरीन ने कफाला सिस्टम जो है उसको उसको बंद कर दिया। उसके बाद 2015 में हमको क्या देखने को मिला? 2015 में हमको देखने को मिला यूएई, जो कि अपनी इकोनॉमी बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा था। उसने भी कफाला सिस्टम है पूरी तरीके से बंद तो नहीं किया, लेकिन कफाला सिस्टम को काफी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। और कट टू 2025 हमको क्या देखने को मिल रहा है? सऊदी अरेबिया ने भी कफाला सिस्टम जो है उसको बंद कर दिया है। हालांकि कुछ देश अभी भी ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जो कफाला सिस्टम को अभी भी ऑन रखे हुए हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज हैं, आपकी कुवैत है, कुवैत में अभी भी कफाला सिस्टम है। इसके बाद कतर है और ओमान है। ठीक है। अब कफाला सिस्टम के अगेंस्ट वॉइसेस क्यों रेस कर रहे थे ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो वहां के माइग्रेंट वर्कर्स हैं? एक तो ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, ठीक है, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। दूसरा, ये बहुत ज्यादा पावर देता था। किसको? टू मच पावर टू एम्प्लॉयर्स, टू मच पावर टू एम्प्लॉयर्स। मतलब जो एम्प्लॉयज होते थे वो एम्प्लॉयर या कफील के मर्सी पे रहते थे, वो कफील के मर्सी पे रहते थे। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के एंगल से या एक जस्ट सोसाइटी के एंगल से कफाला सिस्टम है वो सिंक में नहीं बैठता था। और अभी क्या है? अभी हमको ये देखने को मिला है कि सऊदी अरेबिया है वो अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करने के चक्कर में है। खासकर जब से एमबीएस हेल्म पे आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान हेल्म पे आए हैं, उनको ये रियलाइजेशन है कि बहुत ज्यादा अब हम तेल पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब अगर हमको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है, सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन करना है, तो हम क्रूड पे जो 80s या 90s या अर्ली 2000 में जो डिपेंडेंस रखते थे, अब वो चीज आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अब ईवी आ रही है, हाइब्रिड्स आ रही हैं। ठीक है। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनका रिलायंस जो है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके मिडिल ईस्ट पे वो कम होते जाना है। यूएई ने ये बात और पहले सीख ली थी, तो उसने अपने जो गेट्स हैं वो ओपन कर दिए थे और अपनी इकोनॉमी को बहुत पहले से डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन एमबीएस के आने के बाद से सेम ट्रेंड अब हमको सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिल रहा है। तो सऊदी अरेबिया में भी कई जो सैंक्शंस थे, कई ह्यूमन राइट्स इश्यूज थे, उसको भी वहां पे भी हमको एक ईज आती दिखी दी है। जैसे विमेन की ड्राइविंग पहले अलाउड नहीं थी सऊदी अरेबिया में, लेकिन एमबीएस ने क्या किया? वो चीज अलाउ कर दी। दूसरा चीज, कफाला सिस्टम के अगेंस्ट काफी लोग बोल रहे थे, तो अब क्या है? एमबीएस ने ये जो कफाला सिस्टम है इसको भी हटा दिया है। तो सऊदी अरेबिया का जो ऑब्जेक्टिव है, विजन 2030 का, विजन 2030 क्या है? विजन 2030 बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक विजन स्टेटमेंट है आपका सऊदी अरेबिया का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मिंग इट्स इकोनॉमी। तो विजन 2030 में सऊदी अरेबिया क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमको अपनी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, हमको अपनी इकोनॉमी को और ओपन अप करना है, वहां पे और सेक्टर्स भी ग्रो करने हैं साइमल्टेनियसली। हमको जो ग्लोबल टैलेंट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, जो बेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छे दिमाग हैं, ठीक है, उनको हमको अपने देश में लाना है। तो अगर ये सारी चीजें करनी है, विजन 2030 जैसे एक वाइब्रेंट गोल को रियलाइज करना है सऊदी अरेबिया को, तो कफाला सिस्टम जो है वो एक मेजर हिंड्रेंस था, वहां पे एक मेजर हिंड्रेंस था। अब कफाला सिस्टम जब चला जाएगा तो विजन 2030 का जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेन करने में सऊदी अरेबिया को थोड़ी सी ईज रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया कफाला सिस्टम होता क्या है, इससे जो कंसर्न्स थे, इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स थे वो क्या थे? ये तो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था। दूसरा, टू मच पावर टू एम्प्लॉयर्स। और तीसरा क्या? तीसरा, सऊदी अरेबिया को, मतलब एक तरीके से इट वाज अ ब्लैक स्पॉट ऑन द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया, ब्लैक स्पॉट ऑन सऊदी अरेबिया, क्योंकि इससे रिलेटेड कई ह्यूमन राइट्स इश्यूज थे। ठीक है। हमने ये देखा था 2000, मतलब कफाला सिस्टम अभी कुछ साल पहले फिर से न्यूज में आया था। हमको ये पता है कि कतर ने क्या किया था? कतर ने 2022 में फीफा ऑर्गेनाइज किया था। अब फीफा जैसे बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है किसी भी देश को, तो वहां पे आपको ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वहां पे कई 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स और आपके स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने थे और बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में बने थे। अब कफाला सिस्टम के जरिए
कई सारे लेबर्स थे वो कतर में आए थे और जो वर्किंग कंडीशंस थे इतने ज्यादा एक्सट्रीम्स थे कि कई कई जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो कफाला सिस्टम के अंडर आए थे, वो वर्क स्ट्रेन इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से मर गए थे। तो इसकी वजह से भी 2022 में, 2021-22 में हमको क्या देखने को मिला था, कफाला सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में आया था और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड ओवर कफाला सिस्टम का विरोध की थी। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी हैव सीन इज सऊदी अरेबिया हैज फाइनली एंडेड द कफाला सिस्टम। 50 साल बाद इसने कफाला सिस्टम है उसको बंद कर दिया है। बहरीन पहली कंट्री थी 2009 में जिसने बैन किया था। 2015 में यूएई ने कफाला सिस्टम को डाइल्यूट किया है और 2025 में सऊदी अरेबिया ने इसको फिर से बंद कर दिया है। ठीक है, तो कफाला सिस्टम में आपको समझ में आ गया कि बेसिकली होता क्या है। एक कफील होता है जो एम्प्लॉयर रहता है, और कफाला सिस्टम बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके किसके बीच में, कफील के बीच में और माइग्रेंट वर्कर के बीच में। अब ये कफील कौन हो सकता है? ये कफील हो सकता है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो सऊदी का नेशनल हो, ठीक है, जिसको एक ड्राइवर की आवश्यकता हो, जिसको एक हाउस हेल्प की आवश्यकता हो, मेड की आवश्यकता हो, ठीक है। और दूसरा कौन? दूसरा कफील हो सकता है कोई कंपनी हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जो कोई इंजीनियर इंडिया से या बांग्लादेश से हायर करके अपने यहाँ रियाद में बुलाना चाह रही हो या किसी भी और सऊदी अरेबिया सिटी में काम करने के लिए बुलाना चाह रही हो। ठीक, तो दिस इज कफाला सिस्टम। अब ये कफाला सिस्टम बंद हो जाने से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हु ऑल आर टू बेनिफिट, और क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो यही है कि नियरली 1 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको खासी राहत मिल जाएगी। नियरली 1 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स वुड बेनिफिट। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले इनको अगर जॉब, मतलब वो सऊदी इंडिया से कोई सऊदी अरेबिया गया, उसने उसको लगा कि भाई मैं ये जॉब नहीं करना चाह रहा हूँ, आई नीड टू चेंज माई जॉब, तो इसके लिए उसको कंसेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब इस टाइप की कोई बात नहीं है। अब नाउ देयर इज नो नीड टू टेक कंसेंट। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, नॉर्मल लीगल प्रोविजन यूज करके अगर उसको जॉब सही नहीं लग रही है तो विद इन द कंट्री, मतलब सऊदी अरेबिया में रहते हुए वो जॉब चेंज कर सकता है। अगर उसको इंडिया छुट्टी बनाने आना है, ठीक है, तो वो बस एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन दे सकता है, वो एक नॉर्मल मेल ड्रॉप कर सकता है अपने स्पॉन्सर को और आ सकता है। पहले क्या था, पहले कंसेंट लेना पड़ता था। ठीक है, तो नियरली 1 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स वुड बेनिफिट। ये जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था ये बंद हो गया है, तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स कफाला सिस्टम के तहत जाते थे दे वुड स्टैंड टू बेनिफिट। दूसरा क्या है, अब जो जॉब चेंजिंग या जॉब स्विच है वो बहुत आसान हो जाएगा। जॉब स्विच है वो बहुत आसान हो जाएगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो जा रहा है तो नया एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। ठीक है, पहले क्या था, पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर तो उनको वापस आना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि कफाला सिस्टम चला गया तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया तो अब नॉर्मल लीगल कोर्स यूज करके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वहां पे नई जॉब, नए कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रिन्यू करा सकते हैं एक नए एम्प्लॉयर के साथ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ। चौथा क्या है, जो एक्सिट है, मतलब सऊदी से निकलना है, वापस अपने देश छुट्टी मनाने आना है, तो एग्जिट बहुत आसान हो गई है। वापस लौटना, परमानेंटली भी कोई लौटना चाह रहा है तो वो आराम से लौट सकता है, या किसी और देश अगल बगल ट्रैवल करना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं विथ मेयर यूज ऑफ ई नोटिफिकेशन। पहले क्या था, कफाला सिस्टम में जो कफील था उससे उससे कंसेंट लेनी पड़ती थी। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा है तो ना आप एग्जिट कर सकते हैं, ना आप वापस लौट सकते हैं, ना किसी दूसरे देश ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही सब बेसिकली ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन्वॉल्व थे किसके साथ, कफाला के सिस्टम के साथ। फाइनली अब इसको बैन कर दिया गया है, अब ये बंद हो चुका है। इस क्यों किया गया ये भी हमने डिस्कस किया। प्राइमरली ये किया गया है विजन 2030 विजन 2030 को रियलाइज करने के लिए, या एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है।
सऊदी अरेबिया का, जिसके तहत सऊदी क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब क्रूड के क्लचेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो काम यूएई नहीं किया। यूएई को पहले ही समझ में आ गया था कि हम बहुत ज्यादा क्रूड पे, बहुत लंबे समय तक क्रूड पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूएई को एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर देना पड़ेगा, जहाँ पे जो बिग फोर्स हैं या बड़ी बड़ी अमेरिकन कंसल्टेंसीज हैं, यूरोपियन कंसल्टेंसीज हैं, वो अपनी दुकानें डालें, सेटअप करें, जहाँ से उसकी इकोनॉमी थोड़ी वाइब्रेंट हो, डाइवर्सिफाई हो। ठीक है, अब ये काम सऊदी ने भी शुरू कर दिया, इसीलिए आपको विजन 2030 सऊदी में देखने को मिला है और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम देखने को मिला है। इसीलिए ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली बात है ह्यूमन राइट्स का प्रेशर तो पहले से था ही, ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला है, कफाला सिस्टम इज फाइनली पुट टू रेस्ट इन सऊदी अरेबिया। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से है, वीकनेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। तो हाल के फिस्कल ईयर्स में हमको क्या देखने को मिला है, हाल के फिस्कल ईयर्स में हमको ये देखने को मिला है एक ग्लोबल टर्बुलेंस रही है, ग्लोबल टर्बुलेंस रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी सबड्यूड रही है। ठीक है, पहले हमने कोविड देखा, कोविड के बाद हमने कुछ ग्लोबल टर्मोइल्स देखे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल पैलेस्टीन है, उसी में फिर ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर ट्रम्प आ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है अब काफी इनवर्ड लुकिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद यूरोप में भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो फार राइट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब मेन स्ट्रीम, वो अब अपनी सरकारें बना रही हैं। तो हमको इन सबकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का एक रिट्रीट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो भी आपकी काफी सबड्यूड रही है, वो भी काफी कम रही है। ठीक है, बट डिस्पाइट दैट इंडिया हैज बीन अ ब्राइट स्पॉट। मैं ब्राइट स्पॉट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी हैव बीन ग्रोइंग रोबस्टली डिस्पाइट ऑल दीज हेडविंड्स, मतलब इन हेडविंड्स के बाद भी ग्लोबल जीडीपी आपका बहुत धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज गुड जीडीपी नंबर्स, गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन बावजूद इसके जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और वो क्या है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी आ रही है, हम ग्लोबल जीडीपी जो है वो कम होने के बावजूद भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर से, अपने पीयर से भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के, उनकी क्या राय है, उनकी ये राय है कि मतलब दे आर कंसर्न अबाउट वन वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड व्हाट इज दैट क्रूशियल एस्पेक्ट, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको ये पता है कि हमारी जो जीडीपी है वो प्राइमरीली तीन चीजें कंप्राइज करती है। ठीक है, आवर जीडीपी प्राइमरीली कंप्राइजेज व्हाट, तीन चीजें कंप्राइज करती है। एक तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि देश में कितना कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसी का जो एग्रीगेट होता है, इसी को हम एग्रीगेट कर देंगे तो वो हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन हो जाता है नेशनल लेवल पे। जैसे हम हेयर कट लेने जाते हैं, या हम नई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, हम नई कार खरीद रहे हैं, जो भी चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं पैसा देके हाउस होल्ड लेवल पे, उसको हम प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो होता है कंजम्पशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब नए कैपिटल्स क्रिएट करना, नए कैपिटल असेट क्रिएट करना। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये कौन करता है, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करता है। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मान लीजिए नए प्लांट्स लगा रहे हैं, नए मशीनरीज खरीद रहे हैं, ठीक है, नई फैक्ट्रियां बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में काउंट की जाती है। और जीडीपी का जो तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सरकार द्वारा आता है। सरकार कैसे? सरकार चूंकि ठीक ठाक पैसा है वो इकोनॉमी में खर्चा करती है, वो सैलरीज बांटती है, वो पेंशन्स देती है, वो सब्सिडीज देती है, राइट। वो कई बार लैंड बैंक्स बनाने में प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो भी काफी पैसा इकोनॉमी में खर्चा करती है। इन्हीं तीनों को अगर हम सम अप कर दें, इन तीनों का जो समेशन है वो हमको क्या दे देगा? वो हमको जीडीपी दे देगा, ठीक है। तो कंजम्पशन है क्या बेसिकली? प्राइवेट, इसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को हम और क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट को हम और कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं दे कंप्राइज द नेशनल इनकम और द जीडीपी ऑफ एनी इकोनॉमी और जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। अब चिंता कहां शुरू हो रही है? चिंता ये शुरू हो रही है कि हमारे जो ग्रोथ नंबर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो तो अच्छी आ रही है, मतलब जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। अगर 2024 फिस्कल की बात करें, 2024 फिस्कल ईयर की बात करें, तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ था that was to the tune of 12%, which is a very very good number, which is a very very good number given the global circumstances are not very rosy, ठीक है। मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, डिस्पाइट दैट हम 12% के नॉमिनल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी है वो 12% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। लेकिन चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बहुत सबड्यूड है। पहले क्या था? कंजम्पशन है वो भी सबड्यूड थी, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिला है? कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस धनतेरस की बात करें तो लोगों ने घर से निकल के खूब पैसा खर्चा किया है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट है, जो इंडस्ट्रीज पैसा खर्चा करती है कैपिटल क्रिएशन में, कैपिटल असेट्स को क्रिएट करने में, वहां पर अभी भी हम फॉल्टर कर रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर इसी की वजह से कंसर्न है, इसी की वजह से कंसर्न है। कंसर्न क्यों? क्योंकि उनको उनका ये मानना है, मानना क्या मतलब, देयर राइट ऑल्सो, कि उनका ये कहना है कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्राजेक्टरी पे रखना है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्राजेक्टरी पे रखना है, तो उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है वो इकोनॉमी को स्टीयर करे, वो इकोनॉमी को प्रोपेल करे, वो इकोनॉमी को इम्पेटस दे, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है वो कब तक पैसा खर्चा करेगी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर से क्या मतलब हो गया मेरा? प्राइवेट सेक्टर से मतलब हो गया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दो जो कंपोनेंट है, ठीक है। हमने बात की थी क्या? एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी जो है, ठीक है, वो क्या होती है? बेसिकली सी प्लस आई प्लस जी होती है। तो अभी तक जो प्राइमरीली आफ्टर कोविड जो जीडीपी में इतना सर्ज आ रहा था, जो इतना इम्पेटस हमको देखने को मिल रहा था, वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा कर रही थी। गवर्नमेंट पैसा क्यों खर्चा कर रही थी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से उतना उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे थे, गाड़ियां बिकना कम हो गई थी, मतलब जिस पेस पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर द्वारा, उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी। तो प्राइवेट कंजम्पशन भी लो थी, प्राइवेट कंजम्पशन लो थी, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की वो भी लो थी। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट देखेंगे कि भाई जो हाउस होल्ड्स हैं वो निकल के हमारा सामान खरीद ही नहीं रहे हैं, तो वो नई इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो कंजम्पशन लो थी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी लो आ रही थी। लेकिन अभी हाल के 2 सालों में हमको क्या देखने को मिला है? 2-2.5 सालों में ये देखने को मिला है कंजम्पशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके जो इंडिया इंक है, कॉर्पोरेट इंडिया है, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट का क्लास है इंडिया में, वो अभी भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट खुल के नहीं कर रहा है। यही मेजर समस्या है कि जब तक ये प्राइवेट सेक्टर मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिलके इकोनॉमी को एक सेल्फ सस्टेन्ड वर्चुअस साइकिल में नहीं ला पाएंगे, तब तक ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मेजर कंसर्न रहने वाला है। गवर्नमेंट जो है वो कई सारे इनिशिएटिव्स ले चुकी है, गवर्नमेंट जो है वो कई सारे इनिशिएटिव ले चुकी है। हाल के वर्षों में अगर बात करें तो हमको ये पता है 2019 में हमको क्या देखने को मिला था? इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स में एक ठीक ठाक कट लाया था। कॉर्पोरेट टैक्स में ठीक ठाक कट लाया था। कॉर्पोरेट टैक्स कट क्यों लाया था? कि जिससे ये जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े।
इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई चूंकि इन्वेस्टमेंट सबड्यूड है प्राइवेट सेक्टर से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टिमुलाई क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंसेंटिव देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करते हैं, टैक्सेस कम कर देते हैं कॉर्पोरेट्स पे। हम टैक्सेस कम कर कट करेंगे तो हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, इंडिया इंक है, कॉर्पोरेट इंडिया है, वो क्या करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में कट के बावजूद भी हमको क्या देखने को मिला कि इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है, उसमें कोई खासा उछाल नहीं आया। उसके बाद 2020-21 में कोविड आता है, उसके बाद हमको कई स्कीम्स देखने को मिलती है, जैसे पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, डीएलआई स्कीम्स है, ठीक है, कई सब्सिडीज, कई प्रकार की सब्सिडीज हैं, भारत सरकार ने कॉर्पोरेट इंडिया को प्रोवाइड करना एक्सटेंड करना शुरू किया, ये सोच के कि हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स से बूस्ट मिले और साथ ही साथ हम ये नई स्कीम चलाएं तो हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसमें एक बॉयंसी आए, उसमें एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हमको देखने को मिले। लेकिन कट टू 22-21 हमको क्या देखने को मिला, पीएलआई डीएलआई स्कीम सब्सिडीज के बाद भी प्राइवेट सेक्टर है वो निकल के पैसा खर्चा नहीं कर रहा था। मतलब इन दो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो सरकार की मंशा यही थी कि भाई हमको इंसेंटिवाइज करना है प्राइवेट सेक्टर को कि वो निकल के और पैसा खर्चा करें। तो कॉर्पोरेट टैक्स है, पहले अगर 10 रुपए सरकार टैक्स ले रही है, अगर मान लीजिए 5 कर दे तो ऑब्वियस सी बात है 5 रुपए फ्री हो गए ना प्राइवेट सेक्टर के। तो सरकार को लगा था जब हम ये टैक्स नीचे कर देंगे तो ये 5 रुपए जो हमको देती है प्राइवेट सेक्टर, वो क्या करेगी, वो इन्वेस्टमेंट में डालेगी। लेकिन वो क्या करने लगी, वो ये 5 रुपए जो है वो अपने पॉकेट में रखने लगी, वो नए इन्वेस्टमेंट, नई प्लांट्स, नई मशीनरी, ठीक है, नई फैक्ट्रीज डालने से बचने लगी, ठीक है। फर्दर मोर अभी हमको क्या देखने को मिला है, 2025 वाला जो बजट आया है उसमें भी हमको एक मेजर डेवलपमेंट क्या देखने को मिली, एक मेजर डेवलपमेंट हमको ये देखने को मिली कि इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ गई। अब मतलब 12 लाख तक कोई पैसा कमा रहा है, 12 लाख तक कोई पैसा कमा रहा है, तो वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस यूज करके ऑलमोस्ट जीरो इनकम टैक्स पे करेगा। तो इससे होगा क्या, इससे जो सी वाला कंपोनेंट है, ठीक है, जीडीपी का जो सी वाला कंपोनेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब लोगों के पास, लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा है तो वो निकल के ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे क्योंकि अब सरकार टैक्स नहीं ले रही है उनसे। तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास एक इंसेंटिव रहेगा, क्योंकि लोग अब पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उनके जो गुड्स की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, तो जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ने लगेगी। तो 2025 में हमको आईटी रिफॉर्म्स भी देखने को मिले, ठीक है। बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, वो बाहर निकल के पैसा खर्चने से बच रहा है। अभी 2025 में एक और डेवलपमेंट हमको देखने को मिली है, वो डेवलपमेंट क्या है, जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उसको फर्दर रैशनलाइज कर दिया गया है। अब मोटा मोटा हमारे पास बस 2 ही स्लैब्स रह गए, ठीक है। हायर स्लैब्स है 28%, उसको ऑल टुगेदर कट कर दिया गया है। हायर स्लैब जो 28% का था उसको कट कर दिया गया है। और अब कई चीजें मतलब मोर देन 90% ऑफ गुड्स पे जो जीएसटी है वो आपका कम हो चुका है, जीएसटी रेट्स हैं वो आपके कम हो चुके हैं। तो इसके पीछे की क्या मंशा है सरकार की जीएसटी रैशनलाइजेशन के पीछे की मंशा यही है कि वो जो प्राइवेट कंजम्पशन है इसको फर्दर बूस्ट करें, ठीक है, कि हम आप और पैसा निकले। एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले थे, आईटी रिफॉर्म्स इसी साल के बजट में, उसके बाद जीएसटी रैशनलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे रहें, कि वो बाहर निकल के पैसे खर्चा करें। पैसे खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमको देखने को मिलेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन वी आर इन अक्टूबर ऑफ 2025, लेकिन अभी भी हमको ये जो सर्ज है वो देखने को नहीं मिला है। इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी भी 30% से कम है, ठीक है। और अगर हमको मेक इन इंडिया या आपका विकसित भारत बाय 2047, मतलब इंडिया डेवलप्ड हो जाए 2047 तक, ऐसे गोल्स हमको रियलाइज करने हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन ग्रोथ जो है, नेशनल ग्रोथ है, वो पिक्चर में आए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी पिछले 6-7 साल में बहुत पैसा खर्चा कर चुकी है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का तो क्लैरियन कॉल ही था
मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में जो इंजन रहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का गठजोड़। तो सरकार कंजम्पशन को पुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को भी पुश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इसने कॉर्पोरेट टैक्स कट्स किए हैं, सब्सिडीज लाई है, पीएलआई लाई, डीएलआई लाई। 2025 के बजट में हमको देखने को मिला आईटी रिफॉर्म्स, हमको इनकम टैक्स में अभी रिफॉर्म्स देखने को मिले। अभी हमको हाल के महीनों में क्या देखने को मिला है? जीएसटी जो स्लैब्स हैं उसको भी रैशनलाइज कर दिया गया है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया जा सके, जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ नहीं रही है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्राउड इन करना चाह रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करना चाह रही है, ठीक है। इसके लिए ये सारे इनिशिएटिव्स तो हमने लिए ही हैं क्राउड इन के लिए। साथ ही साथ सरकार जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कर रही है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, ठीक है, हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, नेशनल वाटरवेज है, नए पोर्ट्स का डेवलपमेंट है। कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी दुकानें और लगाएगा, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने इंडस्ट्रियल बेसिस को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जिनकी 3 फैक्ट्रियां हैं वो चौथी फैक्ट्री की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? क्राउडिंग इन वाला इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इतने सारे जतन करने के बाद भी, इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बाद भी सरकार के जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट इंडिया है, वो कुछ खास इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अब ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली दो मेजर कंसर्न्स रेज कर रहा है। पहला, कि जो इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो सफर कर रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो सफर कर रहा है, ठीक है। हम विकसित भारत 2047 तक होना चाहते हैं। मतलब अभी हमारा 27-2800 डॉलर पर कैपिटा का जीडीपी पर कैपिटा है, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा है। हम अभी डेवलपिंग है, हम डेवलप्ड होना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है 27-28 डॉलर से 2047 तक 14,000-15,000 डॉलर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर इस टाइप के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमको अटेन करने हैं, अचीव करने हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो दैट शुड बी ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दोनों चीजें प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, हाउस होल्ड के लेवल से आ रही है, और दूसरा जो इंडिया कॉर्पोरेट इंडिया है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उससे आ रही है। दूसरा क्या है? दूसरा जो मेजर कंसर्न है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में एक पेरेनियल समस्या है। पिछले एक डेढ़ डिकेड की बात करें तो जॉबलेस ग्रोथ एक मेजर मलाइस रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब हम ग्रोथ तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक मेजर समस्या बनी हुई है। अब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मैकिनेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारे इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज सेक्टर में भी। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा एक्सेंचुएट और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। दूसरी चीज़ है, ये बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ग्रोथ तो आएगी, लेकिन ये जो ग्रोथ होगी वो अनइक्वल होगी, ठीक है। तो अगर हमको ये दो कंसर्न्स मिटिगेट करने, हटाने हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो दोबारा से एक्टिवेट हो, तो उससे हम ये जो मेजर कंसर्न्स है उसको मिटिगेट कर पाएंगे। आइए आज का क्वेश्चन ले लेते हैं।
What do you understand by kafala system? Why is it similar to modern day slavery? 10 marks and 150 marks.